नमस्कार दोस्तों हम लोग कल अपना बात कर चुके थे। हम लोग अपनी पहली वीडियो में अपना संविधान का निर्माण को लेकर के, और हम लोग कल बात कर चुके थे अपना संविधान सभा को लेकर कि भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा गठन हुआ, किस किस तरह से संविधान सभा गठन हुआ। ठीक है जी, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, जो हमारा पार्ट 1 है। जिसने पहले पार्ट 1 नहीं देखा, पहले अपना प्लीज़ वो पार्ट 1 जाकर देख ले, नहीं तो कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर समझ में नहीं आएंगी। दूसरी बात, अपनी कॉपी पेंसिल जरूर लेकर के बैठें। ओके, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था हमने कल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। संविधान सभा का जो गठन होता है वो होता है आपका कैबिनेट मिशन के सलाह पर। किसकी सलाह पर? कैबिनेट मिशन की सलाह पर, राइट ना। की सलाह पर क्या हुआ? गठन हुआ संविधान सभा का। हो गया इतना। हम कल ये भी बात कर चुके थे कि कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था वो किसने किया था? आपका क्लेमेंट एटली ने किया था। क्लेमेंट एटली, ये कौन थे? ये पीएम थे। कहाँ के? ब्रिटेन के पीएम थे। इन्होंने बनाया कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला सर पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर एंड चौथे थे हमारे स्टैफर्ड, तीसरे थे हमारे स्टैफर्ड क्रिप्स। हम बात कर चुके थे। ये इन 3 लोगों का एक टीम बना, इसका टीम का नाम पड़ा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का गठन किसने किया? क्लेमेंट एटली ने किया। ये कौन थे? ये 1946 के दौरान ब्रिटेन के पीएम थे। ओके, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन बने थे? आपको मैंने बता दिया था। आपका जो अध्यक्ष थे इस टीम के वो थे आपके पैथिक लॉरेंस, यानी कि इन तीनों का हेड कौन बनाया गया था? ये बनाया गया था। हम बात कर चुके थे कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आ गया। 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? अगर भारत में संविधान बनेगा तो कौन बनाएगा? संविधान सभा बनाएगी, राइट। और इन्होंने ही अपनी इस रिपोर्ट में क्या बोला था कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे संविधान सभा में? तो सदस्य की हमने बात की थी 389 की। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। और बाकी जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद कितना हुआ? बंटवारे के बाद बचे थे आपके 299। ठीक है जी। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपको मैं बताए थे कल भी कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389, बंटवारे के बाद कितने बचे? 299 सदस्य बचे। इन्हीं 299 सदस्यों ने क्या किया? हमारे संविधान को बनाया था आपका। फिर मैंने आपको समझाया था कल कि संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे ये वाले, क्योंकि ये तो इन्हीं में से बचे थे ना आपके, तो ये इनका जो चुनाव हुआ था वो हुआ था आपका अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा, या फिर परोक्ष प्रणाली के द्वारा, या फिर आपका किसके द्वारा? एकल संक्रमणात्मक पद्धति के द्वारा। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम हो तो पहले वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। अब मैं इससे आगे बात करने वाला हूँ। देखो बच्चों, एक बात आपको समझनी होगी कि आप पढ़ रहे हो संविधान को, और संविधान को पढ़ने के लिए आपको पहले समझना होगा संविधान बनाया कैसे। क्योंकि अभी यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि संविधान किसी पर्टिकुलर अम्बेडकर साहब ने बनाया, कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या महात्मा गांधी इसमें शामिल थे या नहीं थे, कैसे कैसे इसको बनाया गया, कितनी बार इसकी बैठकें हुई। आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, तीसरी बैठक कब हुई, फिर किस तरह से उनकी एक पूरी संविधान सभा की जो समितियाँ थी वो समितियाँ कौन कौन सी बनी। उसके बाद मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा आपका कि वाचन सभाएं हुई तो कैसे कैसे हुई। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हर एक एग्जाम में आते हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है जी। तो बस आप बने रहें और आपको फोकस करके बैठें। कोई लेट के ना है कि लेट रहा है, कोई अंगड़ाई तोड़ रहा है, वो काम करना बिल्कुल नहीं है। अब बैठेंगे, बैठ के कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे, जो चीज़ मैं बोलूँगा वो आपको नोट डाउन भी करनी है हैंड टू हैंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास अपनी। तो संविधान सभा की हम लोग बात कर चुके थे, पहले चुनाव की बात कर चुके थे कि इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। ये सारी बातें हम लोग बात कर चुके थे। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग। देखो, जब आपके जो 299 सदस्य थे, 299 सदस्य, जिन लोगों ने क्या किया? हमारे भारत के संविधान को बनाया, तो बना लिया, फाइनल हो गया बंटवारे के बाद में, यानी कि 15 अगस्त के बाद में फाइनल हो जाता है कि हमारे इतने लोग बचेंगे और
सॉरी उससे पहले हमारे इतने लोग बचेंगे नहीं, हमारे भारत का संविधान लिखेंगे, ठीक है। अभी अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका 299 जो सदस्य थे आपके हमारे यहाँ, इन्होंने में संविधान लिखा। अब ये फाइनल हो गया कि इतने लोग संविधान लिखेंगे। अब क्या होता है, हमारी होती है यहाँ पर आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम या बैठ के कर लीजिए, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक, ठीक है जी। यानी कि जो बैठक करते हैं, 3 बैठक होती है। फर्स्ट बैठक ये होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बैठक होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को होती है, ओके। उसके बाद थर्ड बैठक होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। अब पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है आपका कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर को हुई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई। याद रखना बड़ा सिंपल रहेगा, 9 और 2 11 और 2 13। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में दो दिन का डिफरेंस था। पहले क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर को होती है। अब उसके बाद जब ये बैठकें हुई, यानी कि जो 299 सदस्य थे, जब बैठ के इन्होंने डिस्कशन किया, तो इन बैठकों में कुछ ना तो डिस्कशन किया होगा, नहीं किया होगा कि भाई अगर हमारी पूरी क्लास है, ठीक है, तो हमारी क्लास में से कोई ना कोई मॉनिटर चुना जाता था आपका कि भाई ये फला बंदा मॉनिटर रहेगा। तो इस तरह से जो एक सभा थी हमारी, सभा को अध्यक्ष भी तो चुना जाना था। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक में चुने जाते हैं आपके अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। वो कौन थे हमारे, वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको हमारा क्या चुना जाता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। वो भी किस बेस पे, चूँकि उस टाइम पर जो सबसे सीनियर पर्सन थे वो यही थे, लेकिन जब ये बहुत बुजुर्ग हो चुके थे तो इनकी तबीयत खराब हो गई थी, और ख़राब होने के कारण क्या होता है, इनको फिर दूसरी बैठक जब आपकी होती है तो इनको फिर इनके पद से हटा दिया जाता है। और दूसरी बैठक में हमारे जो होते हैं, हमारे यहाँ से ये वाली बैठक बहुत खास रहेगी एकदम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस दूसरी बैठक में बहुत खास निर्णय लिए जाते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्या चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक में चुने जाएंगे हमारे स्थायी अध्यक्ष, यानी कि परमानेंट जो हमारे स्पीकर रहेंगे, स्थायी अध्यक्ष। वो कौन बने, वो बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद तो क्वेश्चन पूछे एग्जाम में आपसे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए, दूसरी बैठक में चुने गए। दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को होती है। अब स्थायी अध्यक्ष भी है तो उपाध्यक्ष भी होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन थे आपके, प्रथम क्या, ये एकमात्र यही थे आपके, तो ये थे आपके हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आपको इनका नाम हमेशा शॉर्ट में लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, HC मुखर्जी, HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। देखो ये प्रॉपर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। और आप बोलोगे जी कुमार दो के से लिखा जाता है, फिर यहाँ पर C क्यों लिख रहे हो, तो ये आपको बता दूँ मैं, कुमार को ये लोग लिखते थे COMAR, इस तरह से लिखते थे कुमार को। तो शॉर्ट में पूछेगा आपसे तो HC मुखर्जी, कंफ्यूज नहीं होना, हरेंद्र कुमार मुखर्जी भी है हमारे। तो स्थायी अध्यक्ष हमारा राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी, यानी कि HC मुखर्जी। और सबसे खास बात, इसी बैठक में खास बात हो रही थी आपकी, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये एंड थर्ड पॉइंट आपका ये, बहुत खास आपको ध्यान रख लेना है। हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार भी चुने गए थे आपके। संवैधानिक सलाहकार कब चुने गए थे, दूसरी बैठक में। कब हुई थी जी, 11 दिसंबर 1946 को। वो कौन चुने गए थे, वो चुने गए थे हमारे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि BN राव। ये इतने ब्रिलियंट पर्सन थे,
शायद जिन्हें हम बोलते हैं अम्बेडकर साहब वगैरह, उनके भी नॉलेज वाइज ये बहुत उनसे सुपीरियर थे। और ये एकमात्र ऐसा बंदा रहेगा आपका कि जिन्होंने संविधान को लिखने के लिए संवैधानिक सलाहकार पद पर रहते हुए कोई पैसा नहीं लिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने सेवा की थी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने संविधान सभा में कार्य किया था। इसके अलावा जितने भी लोग संविधान सभा में शामिल थे ये सब के सब ने एक ऐसे जॉब के तौर पर इन्होंने पैसे, लेकिन बेनेगल नरसिंह राव ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे संविधान सभा में कार्य किया था। क्लियर। अब बेनेगल नरसिंह राव को मैं यहाँ पर बाद में बताऊँगा, ये ना आपको आगे भी सुनने को मिलेगा। इनके बारे में आपको जिक्र करूँगा जब हम लोग बात करेंगे किनकी, संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की हम लोग बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे, तो वहाँ पर एक संस्था होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये ऐसे पर्सन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जहाँ पर वर्ल्ड के टॉप 15 जज बैठते हैं, न्यायाधीश बैठते हैं, वहाँ पर चुने जाने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो BN राव थे। और इन्हीं BN राव को हमारी संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। संवैधानिक सलाहकार से मतलब क्या था, यानी कि अगर कोई भी कानूनी सहायता चाहिए संविधान सभा को, कोई हेल्प चाहिए, समझ गए ना, कानून संबंधित, तो कौन देंगे, BN राव। बहुत खास क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे। ठीक है, कब चुने गए, दूसरी बैठक में चुने गए। ओके, अब चुन कौन रहा था, तो जो 299 लोग थे ना, यही आपस में चुन रहे थे, कोई इलेक्शन चुन रहा था, यही आपस में चुन रहे थे। ठीक है, तो प्रथम बैठक में आपका अध्यक्ष चुने गए, ये थे। दूसरी बैठक में आपके 3 कार्य हुए। अब हम बात करते हैं तीसरी बैठक, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में ऐसा क्या हुआ, तो इस बैठक में देखो क्या होता है आपका, थर्ड बैठक में हमारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव रखा किसने, तो रखा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये क्या था जी उद्देश्य प्रस्ताव, तो देखो भाई ये था कि जो हम संविधान बना रहे हैं, उस संविधान को बनाने के पीछे मुख्य मकसद क्या है, हमारा विजन क्या है, या फिर हम लोग किस तरह से भारतीय संविधान को लेकर के चलेंगे, राइट ना। मतलब क्या कि किस तरह से हम अपने संविधान को बनाएंगे, ये प्रस्ताव रखा था आपका तीसरी बैठक में, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपका कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सम्मुख किसने रखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपको एक नोट बना के लिखना है अपनी कॉपी में। देखो जो ये संविधान जो उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर पंडित नेहरू ने रखा था 13 दिसंबर 1946 को, इसको रखा इनके सबके सामने, और कि भाई हमारा ये प्रपोजल है एक तरीके से, हम लोग इस तरह से संविधान को बनाएंगे। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो पारित किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ वो कब हुआ आपका, ये होता आपका 22 जनवरी 1947 को। देखो 13 दिसंबर साल का अंत चल रहा है, राइट ना। जब प्रस्ताव से मतलब क्या होता है, प्रस्ताव से मतलब होता है कि इस संविधान सभा के सामने इन्होंने एक प्रपोजल रखा कि भाई हम लोग इस तरह से अपने संविधान को बनाने जा रहे हैं। तब सभी लोगों ने अपनी सहमति जो दी थी संविधान सभा के लोगों ने, वो जो पारित हुआ था आपका, वो हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो दो डेट यहाँ से बहुत कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि संविधान सभा के सम्मुख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब रखा, ध्यान रखना, वो पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव को कब रखा, तो कौन सा देना जी, 13 दिसंबर 1946 को रखा। फिर पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब पारित किया गया, या उसको कब पारित किया, तो आपको ध्यान रखना है जी 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। क्लियर इतना, बहुत ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है, प्रस्ताव रखने की बात पूछ रहा है या प्रस्ताव पारित होने की बात पूछ रहा है। क्लियर इतना, तो 3 बैठकें हैं आपकी ये, और तीनों ही बहुत खास है, तीनों से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हो गया, तो तीनों बैठकें होती हैं आपकी, तीनों बैठकें हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपकी बैठक हो गई, इन सभी लोगों की बातचीत होगी कि भी हमारे अध्यक्ष चुन लिए गए राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष चुन लिए गए हरिंदर कुमार मुखर्जी, यासी मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार BN राव, और उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को, किसने रखा, पंडित नेहरू ने रखा। इतना क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, अब 299 लोग हैं, अगर किसी को स्पेशल काम नहीं सौंपा जाए तो क्या हम लोग काम करते हैं क्या, ये बताओ। जब यहाँ पर लड़के बहुत सारे इकट्ठे हों या लड़कियाँ बहुत सारी इकट्ठे हों, तो कि उनको वो काम कब करते हैं, जब उनको काम सौंपा जाता है। तो ऐसे ही होता है क्या है, जब ये बैठक हो जाती है आपका, तो इन्हीं 299 लोगों में, ठीक है, इन्हीं सभी में से आपकी कुछ समितियां बनाई दी गई।
क्या बना दी गई? समितियाँ। कुछ कमेटियाँ बना दी गई कि आप हर एक मतलब एक कमेटी में क्या करें, एक कमेटी में 5-6 लोग कर दिए, दूसरी कमेटी में 7-8 लोग कर दिए, एक कमेटी में 5-6 लोग कर दिए। इस तरह से क्या हुआ, हमारे संविधान सभा की कुल अब 22 समितियाँ बनी। कितनी समितियाँ बनी? कुल लगभग आपकी 22 समितियाँ बनती हैं संविधान सभा में। लेकिन हम केवल जो बात करेंगे, हम केवल 6-7 के बारे में बात करेंगे जैसा एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, मैं इससे डिलीट कर देता हूँ। आगे हम बात करेंगे समितियों की। समितियाँ क्यों? ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। जब तक समिति नहीं बनेगी तब तक काम ही नहीं होने का। अदरवाइज तो क्या होता है, मैं क्यों करूँ काम, तू कर भाई। तो इसलिए क्या बोल दिया, समिति बना देगी, एक टीम बना देगी और पर्टिकुलर टीम को एक काम सौंप दिया गया कि भाई ये टीम ये काम करके आएगी, ये टीम संविधान के इस वाले पोर्शन पे काम करके आएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे आपके संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। प्रमुख समिति, संविधान सभा की प्रमुख समिति। देखो मेरी पूरी कोशिश आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ, एक सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे आपको मैं लेके चल रहा हूँ। बस थोड़ा सा आपको धैर्य बना के चलना है मेरे साथ में। और देखो मन लगे या ना लगे आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो अब मैं आपको यहाँ पर बाबू सोना चोना मोना कुछ ऐसी कहानियाँ समझाऊँ, वो कहानियाँ आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, समझ गए ना। एग्जाम में जो आएगा आपको यहीं से आएगा। अब बीच में आपका भी टाइम वेस्ट करूँ, आपको यहाँ पर मज़े दिलवाऊँ, वो मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है जी, बस आपको पढ़ना है, मन ला के पढ़ोगे तो ये एग्जाम में काम आएगा, राइट। वरना चुटकुले बहुत होते हैं बीच में बतियाने वाले, हंसाने वाले, उनसे काम नहीं चलने वाला भैया, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम में क्या आएंगे, जो हम लोग पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। तो संविधान सभा की प्रमुख समिति हम लोग बात करते हैं। पहला जो सबसे कन्फ्यूजन करती है आपकी झंडा समिति। झंडा समिति, झंडा समिति मैं आपको देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं पहले लिखूंगा आपको समिति और इधर लिखें हम लोग उनके अध्यक्ष। ठीक है जी, यही पूछता है बस वो कि फला फला समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है जी, तो एक समिति थी आपकी झंडा समिति, और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। देखो और इसकी आपको कहीं किताबों में लिखा मिलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको किताबों में लिखा मिलेगा दोनों ही, कि झंडा समिति कहीं पे लिखा मिलेगा राजेंद्र प्रसाद, कहीं पे लिखा मिलेगा जे.बी. कृपलानी। लेकिन ये देखो ये डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन में अगर ये नहीं है, ये दे रखा है, आपको टिक किस पे करना है, राजेंद्र प्रसाद पे करना है। तो अगर ये दे रखा है ये नहीं है तो आपको ध्यान रख लेना है भाई, ये इस पर टिक करना है। अब ये नहीं कि ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा, अगर दोनों हैं तो आपको टिक करना है जे.बी. कृपलानी पर। ठीक है, मतलब क्या है कि दोनों ही मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद नियमन समिति, कोमा संचालन समिति। संचालन समिति, इन दोनों समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। उसके बाद थर्ड हमारे रहेगी मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति कोमा अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVP। ठीक है जी। तीसरी प्रांतीय समिति, या संघीय विधान समिति। संघीय विधान समिति या संघ शक्ति समिति, ये नाम थे समितियों के। संघ शक्ति लिख लो, एक कॉपी पेंसिल लेने से कुछ नहीं होने का यहाँ पे कि बैठे हो। जब तक खुद आप हाथ से नहीं लिखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना,
अगर आपको इन चीज़ों को याद रखना है तो अपने हाथ से खुद के नोट्स बनाओ। आप वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, जल्दी जल्दी भूल जाओगे। जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक चीज़ समझ में नहीं आने वाली। ध्यान रखना आप लोग, क्लियर। वीडियो तो आपकी यहाँ पर रहेंगी, ये पड़ी रहेंगी यूट्यूब पर ही, लेकिन जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक दिक्कत आ जाएगी। तो खुद के नोट्स बनाओ और लिखो इन सब चीज़ों को। संघ शक्ति समिति, इन जो तीनों के अध्यक्ष थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। उसके बाद चौथा, कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष थे हमारे वो थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। उसके बाद हम बात करते हैं आपका मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति, ध्यान रखना वहाँ पर आपकी क्या है, मौलिक अधिकार समिति है, ये उप समिति है। मूल अधिकार उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष थे आपके एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। तो ये थी आपकी कुछ संविधान सभा की प्रमुख समिति। इसमें एक समिति और भी है, प्रारूप समिति, इसका आपको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा इनके बाद। अभी ये आपने लिख तो लिया, सर जिनको याद कैसे करें, याद नहीं होता जी बिल्कुल भी। तो याद करने का देखो सिंपल फंडा रहेगा। झंडा समिति के तो आपको देंगे जे.बी. कृपलानी, जे फॉर झंडा, जे फॉर जे.बी. समझ गए, तो सिंपल से आप लोग कनेक्ट कर लेंगे इसमें आप लोग, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष थे ही थे आपको, ये तो आपको पता ही है। नियमन समिति, संचालन समिति, ये कौन थे अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखने का सिंपल फंडा आपका, देखो राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हमने अभी पढ़ा था, दूसरी बैठक में क्या चुने गए थे, ये इस अध्यक्ष चुने गए थे। अब जो बंदा किसी सभा का अध्यक्ष हो तो वहाँ का नियम कौन बनाएगा, सिंपल सी बात है, अध्यक्ष ही बनाएगा। तो नियमन समिति कौन होगी, अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति की पूरा का पूरा काम कैसे होगा संविधान सभा का, उस काम किसकी देखरेख में होगा, उसकी टीम का हेड कौन बनेगा, तो सिंपल सी बात है, जो अध्यक्ष होगा वही बनेगा। तो नियमन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार समिति तथा अल्पसंख्यक समिति, दोनों के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो यहाँ से आपको रटना नहीं है, समझ लो थोड़ा सा बस यहाँ पे, ठीक है। जल्दी मत करो, क्या वीडियो छोड़ने की जल्दी लगी रहे, ठीक है। यहाँ पर देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमारी देसी रियासतें थी, समझ गए ना, जो प्रांत थे, उन सबको क्या किया था, पूरे सबको मिलाने का काम किया था, आपको पता है। तो जब वो अलग अलग राज्यों में जाते थे, राज्यों से मिलते थे, तो वो बोलते थे कि भाई चलो ठीक है सरदार पटेल साहब, आपके कहने से हम भारत में मिल तो जाएंगे, लेकिन हमारे वहाँ पर अधिकारों की बात कौन करेगा, राइट। मतलब कि हमारे बारे में वहाँ पर कौन सोचेगा। अभी हम हमारे राज्य में हैं तो अपने जैसे चाहे उससे डिसीजन ले लें, लेकिन जब हम भारत में मिल जाएंगे तो भारत के सामने तो हम बहुत छोटी चीज़ रहेंगे। तो इसीलिए सरदार पटेल को ऐसी समितियों का अध्यक्ष बनाया गया जिसमें सभी के हितों की रक्षा की जाए। देखो मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार क्या होता है आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है जी। यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार ना देकर के वो मूल अधिकार भी दे सकता है, मूल अधिकार समिति या मौलिक अधिकार समिति, बात एक ही रहेगी। तो सरदार पटेल ने क्या कहा कि भाई आप टेंशन ना लो, आपके अधिकारों की रक्षा मैं करूँगा, क्योंकि उस समिति का अध्यक्ष कौन है, मैं ही हूँ। अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन है, मैं ही हूँ, इसलिए आपके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। इसीलिए सरदार पटेल को मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। ये मौलिक अधिकार क्या रहेंगे आपको मैं आगे बताऊंगा। अल्पसंख्यक समिति, ऐसी जो अल्पसंख्यक थे, यानी कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जैसे आपका जैन, बौद्ध, ठीक है, सिख, आपके मुस्लिम, यहूदी, ईसाई वगैरह सब क्या थे आपके, ये भी आपके अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इन्होंने भी बात रखी कि सरदार पटेल साहब हम तो बहुत कम जनसंख्या में यहाँ पर, तो हमारे हितों की बात कौन रखेगा। बोला आप उसकी भी टेंशन मत लो, आपकी समिति का अध्यक्ष कौन रहेगा, मैं रहूँगा। संविधान में जो लोग संविधान लिख रहे हैं उस संविधान में आपके हितों की भी बात की जाएगी, समझ गए ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था आपका, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था आपका। इसमें तो
कहाँ पे थे हम लोग? प्रांतीय समिति, संघीय विधान समिति या संघ शक्ति समिति। देखो इन तीनों के हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखना बड़ा आसान है। पंडित नेहरू कौन थे हमारे? पंडित नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री कब बनेगा? जब वो देश होगा। और देश किससे बनेगा आपका? जहाँ पर बहुत सारे राज्य मिलकर के बने हुए। भारत क्या है? भारत बहुत सारे राज्यों का एक संघ है। भारत बहुत सारे राज्यों का एक संघ है। तो देखो प्रांतीय समिति, बहुत सारे प्रांत मिलकर भारत बनाते हैं, वो चीज़। संघीय विधान समिति, वो चीज़। संघीय मतलब क्या रहा है? जहाँ पर बहुत सारे राज्य मिलकर के मिलते हों। और संघ शक्ति समिति, राइट। तो इन तीनों के हेड कौन रहेंगे? पंडित नेहरू, क्योंकि यही हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, राइट ना। उसके बाद कार्य संचालन समिति, तो के एम मुंशी। मूलाधिकार उप समिति, ऐसा आपको ध्यान रख लेना है। ये मैं आपको लिखवाया क्यों हूँ? क्योंकि एग्जाम में ये पूछ रखा था उप समिति है। बहुत सारे बच्चे क्या कर ये कर अरे भाई मेरे बच्चों देख लो कि इसमें पूछ क्या रहा है। वो उप समिति पूछ रहा है कि समिति पूछ रहा है? बड़ी समिति ये है, छोटी समिति ये होती है। उप समिति छोटी समिति होती है कि नहीं होती? तो मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। ऐसे ही ऐसे पूछ रखा था आपका अल्पसंख्यक उप समिति, वो थे आपके SC मुखर्जी। देखो जो समिति में से क्वेश्चन आता है आपका 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं समितियों से पूछे जाते हैं। लेकिन एक समिति और थी जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति, जिसके लिए हमारे भीमराव अंबेडकर साहब को क्या बोला गया था? हमारे अंबेडकर साहब को बोला गया था संविधान के जनक। क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा की जो सबसे बड़ी समिति थी वो उस समिति के अध्यक्ष थे। और वो समिति कौन सी थी? बहुत खास यहाँ से आपकी समिति आने वाली है, जो आपको यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ, प्रारूप समिति। एक समिति और है नेक्स्ट आपकी, प्रारूप समिति। इसको हम लोग बोलते हैं पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति, इसको एक नाम और भी है। ये ना आपको कहीं और नहीं सुनने को मिलेंगे और एग्जाम में ये आ चुके हैं। प्रारूप समिति से दूसरा नाम पांडुलेखन समिति, तीसरा नाम ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, एक नाम इसका और रहेगा आपका मसौदा कमेटी। मसौदा समिति कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चारों नाम ये एक ही समिति के हैं, ठीक है जी। और उस समिति के जो सदस्य थे, अब ऐसे आपको बुलेट पॉइंट लिखने हैं। बुलेट पॉइंट्स क्या लिखने हैं कि प्रारूप समिति के का जो गठन हुआ वो गठन कब हुआ? गठन, इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। कब होता है जी? 1947 को। क्लियर? उसके बाद इसके सदस्यों की संख्या, इसमें सदस्य कितने थे आपके? तो इसमें सदस्य थे आपके कुल 7, ठीक है जी। अब आप पूछोगे जी आपने पिछले वाले समिति के तो सदस्य लिखवाए नहीं है, तो आपको यहाँ बता दूं मैं, किसी भी समिति के सदस्य नहीं पूछता, क्योंकि सबसे बड़ी समिति आपकी प्रारूप समिति थी, इसलिए वहाँ सदस्य पूछेगा। ये भी पूछेगा कि कौन कौन से वो सदस्य थे। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, प्रारूप मतलब क्या? जब संविधान को लगभग आपका लिख लिया गया तो उस संविधान का एक पूरा ड्राफ्टिंग तैयार करना कि इसी तरह से हमको इस संविधान को बनाएंगे, इस तरह के संविधान को बनाएंगे। वो सारा काम किस समिति का था? वो इस समिति का था, ठीक है। प्रारूप किस चीज़ का? रूपरेखा तैयार करना। पांडुलेखन लिखना, और ड्राफ्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में ही बोलते हैं प्रारूप को, ड्राफ्टिंग करना, ठीक है। और मसौदा हम लोग बोलते हैं इसको, उर्दू का शब्द रहेगा मसौदा। भाई क्या मसौदा किस तरह से लेकर के बन रहे हैं? तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चारों नाम एक ही समिति के रहेंगे। ये गठन बहुत एग्जाम में पूछता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। सदस्य कितने थे? 7 थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इसके 7 सदस्य कौन कौन से थे, बताओ जरा, ठीक है। तो मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ते चलेंगे। तो जो 7 सदस्य थे 1, 2, तो जो प्रथम थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है जी। और ये इस समिति के अध्यक्ष भी थे। दूसरे थे आपके यहाँ पर, आगे नाम आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भीमराव अंबेडकर, उसके बाद KM मुंशी, तीसरा नाम गोपाल स्वामी अय्यर, उसके बाद कृष्णा स्वामी
गोपालस्वामी अयंगर, सॉरी ये अयंगर है, अय्यर। उसके बाद मोहम्मद शादुल्लाह, मोहम्मद शादुल्लाह, ठीक है जी। छठे एन माधवराव, एन माधवराव। एन माधवराव जो थे ये बाद में आए थे, पहले सदस्य नहीं थे इसके, ये बाद में आए। बाद में कब आए? एक पहले इस समिति के सदस्य थे BL मित्तर। तो BL मित्तर साहब ने क्या किया था, अपना इस्तीफा दिया था, और इनके किनके BL मित्तर के इस्तीफा देने के बाद में कौन शामिल हुए थे? एन माधवराव शामिल हुए थे, ठीक है जी। सातवें थे आपके TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी, 7 सदस्य थे आपके। और ये कब आए थे? जब DP खेतान की जाती है मृत्यु, कब होती है जी? 1948 में। तो DP खेतान की मृत्यु होने के बाद ये आपके बाद में इस समिति के सदस्य बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अलग अलग पूछेगा आपसे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपके इस समिति के 7 सदस्य थे, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? ये थे आपके भीमराव अम्बेडकर साहब। भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान सभा की जितनी भी समितियां थी, उन समितियों की सबसे बड़ी समिति कौन थी? ये थी, इसके अध्यक्ष थे। इसी वजह से हम लोग अम्बेडकर साहब को क्या बोलते हैं? निर्माता बोलते हैं। जबकि संविधान को लिखा था पूरे 299 लोगों ने, और जो मतलब बनाया था और जो लिखा था वो लिखा था, आपको मैं लिखूंगा आगे, प्रेम बिहारी नारायण राजन ने। बस उनको क्यों कहा जाता है आपका? क्योंकि वो सबसे बड़ी समिति के अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है जी। ये सब ध्यान रखना है। देखो ये नाम के लिए ट्रिक तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप लोग तो वैसे याद रखेंगे। अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद शादुल्लाह, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें और ऐड करना चाहें तो ये मुस्लिम लीग के थे, मुस्लिम लीग। अगर क्वेश्चन पूछे कि मुस्लिम लीग के एकमात्र सदस्य संविधान सभा में कौन शामिल थे? मोहम्मद शादुल्लाह, नाम भी है आपको, देखो मियाँ जी हैं। एन माधवराव, तो एन माधवराव कब शामिल हुए? जब BL मित्तर ने इस्तीफा दिया। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि BL मित्तर के इस्तीफे के बाद प्रारूप समिति में किसको शामिल किया गया? तो एन माधवराव, ठीक है जी। देखो याद किस तरह रखोगे? M कैसे बनता है? M4 M ऐसे, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका BL, तो आप क्या रखोगे? MB, क्या रखोगे? MB, यानी कि माधवराव को शामिल किया गया किसके स्थान पर? B से बनता आपका BL मित्तर, इसके साथ रखोगे। तो MB यानी कि माधवराव आए थे BL मित्तर की जगह पर। क्यों? क्योंकि BL मित्तर ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। उसके बाद TT कृष्णमाचारी सदस्य बने इसके। अब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि TT कृष्णमाचारी ने किसकी मृत्यु के बाद में प्रारूप समिति सदस्य चुना गया? तो DP खेतान की मृत्यु कब होती है? 1948 में होती है। तो ये आपकी प्रारूप समिति थी, सभी समितियों में सबसे बड़ी समिति थी। कुल सदस्य 7 थे। 7 कौन कौन से थे ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप वीडियो कम से कम 2 बार देखोगे, इसको बिना स्पीड बढ़ाए, इसी वे में आप लोगों को इसको देखना है। और देखने के बाद में आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे और अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है जी। अब ये आपकी समितियाँ हो गई, और समिति होने के बाद में क्या होता है आपका, हर एक समिति को अपना अपना काम दे दिया गया कि भाई तुम उस तरीके से काम करना और हम इस तरह से काम करेंगे। अब फाइनल क्या होता है आपका, यहाँ पर ये समितियाँ अपना अपना काम करती हैं, इन सबको काम सौंप दिया गया कि ये समिति काम करके आएगी, ये समिति काम करके, ये समिति काम करके आएगी। और काम सौंपने के बाद में ये पूरा पूरी समिति फिर एक डेट को मिलती हैं, या एक दोबारा से वापस आके मिलती हैं। उन सिस्टम को हम बोलते हैं, उन मीटिंग्स को हम लोग बोलते हैं वाचन सभाएं, वाचन सभा। बबलू जी कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, वाचन सभा क्या है? भाई अगर पढ़ना है, समझना है, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, किधर ना, किसी एक पर्टिकुलर किताब में नहीं मिलेगा आपको। अब वाचन सभा जो होती है हमारी, वो कब 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 और कैसे कैसे स्टार्ट हमारी होती है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा। तो जो वाचन सभा होती है ये भी आपकी 3 होती है। फर्स्ट 4 नवंबर 1948 से शुरू होती है, और ये हमारी चलती है जी 4, 5, 9 नवंबर
1948। मैं पहले लिख लूँ एक बार, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से दूसरी स्टार्ट होती है और यहाँ पर चलती है 17 अक्टूबर 1949 तक। उसके बाद 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक ये हमारी वाचन सभाएँ चलती हैं। ये आपकी फर्स्ट वाचन सभा, ये आपकी सेकंड वाचन सभा, ये आपकी थर्ड वाचन सभा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। दो तरीके से कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम वाचन सभा कब से कब तक चली, तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चली। फिर दूसरी 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली। तीसरी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली। इतना क्लियर? अब यहाँ से क्वेश्चन कम पूछता है, यहाँ से ज़्यादा पूछेगा कि संविधान को क्या हुआ, प्रथम वाचन सभा में क्या हुआ, पहली बार पढ़कर सुनाया, पहली बार पढ़कर सुनाया। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया, तो आपको बस सिंपल सा क्या आंसर देना है, सिंपल सा आपको आंसर देना है जी 4 नवंबर 1948 को। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान को पहली बार पढ़कर कौन सी वाचन सभा में सुनाया गया, तो प्रथम वाचन सभा में। अगर वो प्रथम वाचन सभा नहीं पूछ रहा तो पूछेगा आपसे कि पहली बार कब पढ़कर सुनाया गया, तो आपको आंसर क्या देना है, ये 4 नवंबर 1948 को पहली बार पढ़ करके सुनाया गया था। क्वेश्चन फिर पूछेगा आपसे दूसरा कि भारत के संविधान को दूसरी बार पढ़कर कब सुनाया गया, तो यहाँ पे आपको दूसरी बार, तो दूसरी बार सुनाया गया आपका कब, 15 नवंबर 1948 को। क्लियर? और इसको लगभग जो दूसरी वाचन सभा थी इसमें लगा कितने माह, लगभग 11 माह लगते हैं। पहले वाचन सभा कितने दिन लगे आपके, लगभग 6 दिन लगे। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी वाचन सभा, संविधान को तीसरी बार पढ़कर कब सुनाया गया, तो तीसरी बार जो पढ़कर सुनाया गया, तीसरी बार वो सुनाया गया आपका कब, 14 नवंबर 1949 को सुनाया गया। इतना क्लियर? अब इसके आगे चलते हैं। समझ में आ गया कि पहला क्या, कि पहली बार इसको सुनाया गया 4 नवंबर को, दूसरी बार 15 नवंबर को 1948 को, और उसके बाद 14 नवंबर 1949 को तीसरी बार पढ़कर सुनाया गया। पहली वाचन सभा कब से कब तक चली, तो 4 नवंबर से कब तक चली, 9 नवंबर 1948 तक चली। कितने दिन चली दीजिए, 6। देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आप वैसे जोड़ोगे तो बैठेंगे 5, क्योंकि 4, 5, 9, लेकिन आप उंगली पर जोड़े 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 6 दिन चली। अब मैं अपने यहाँ पे लिखवा क्यों रहा हूँ, ताकि आपको ये याद हो सके कि दूसरी वाचन सभा कब स्टार्ट होती है। देखो यहाँ पर 6, अगर 4 में बस आपको एक डेट याद रखनी है, 4 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन सभा हुई, कितने दिन चली, 6 दिन चली। तो 4 में 6 जोड़ दो कितना जाएगा आपका, 9 जोड़ दिया। अब 9 है आपका, 9 नवंबर को चली, 6 दिन चली। क्या हुआ इसमें जी, पहली बार संविधान को पढ़कर सुनाया गया। ये से यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। 9 और 6 कितने होते जी, 9 और 6 15। तो जो दूसरी वाचन सभा की स्टार्टिंग होगी वहाँ से आपको याद क्या रखना है कि 9 और 6 कितने दिन चले, 6 दिन। लेकिन हम याद रखने के लिए क्या होगा, याद रखने के लिए 9 में 6 जोड़ देंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो दूसरी वाचन सभा थी ना वो हमारी 15 नवंबर से स्टार्ट होगी। महीना वही रहेगा, साल वही रहेगा, 15 नवंबर से स्टार्ट होगी आपकी। और कितने दिन चलती है, वो चलती है आपकी जी 11 महीने चलती है। कितने महीने चलती है, 11 महीने। क्यों चलती है, वो इसलिए चलती है अभी आपकी 11 महीने, क्योंकि जो समितियों ने पूरा काम करा था अपना, अलग अलग समितियों ने काम किया था, तो उस समितियों ने इन 6 दिन में उसको थोड़ा पढ़ करके सुनाया था पूरी संविधान सभा के सामने। ठीक है जी, पूरी संविधान सभा के सामने पढ़ के सुनाया। जब पढ़ के सुनाया तो उसमें कुछ लोगों को कि भाई यहाँ पर ये चीज़ की कमी है, यहाँ पर चीज़ की कमी है, यहाँ पर ये चीज़ की कमी है, तो उन कमी, इस मीटिंग में क्या हुआ, उन कमी को दूर करने के लिए फिर दोबारा से बोला गया कि ठीक है अभी हमारे संविधान में जो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के बाद हम क्या करेंगे, उन कमियों को दूर करने के बाद हम थोड़ा सा एक बार दोबारा मिलेंगे। समझ गया? और जब वो दोबारा मिले तो उसको बोला गया दूसरी वाचन सभा। उसमें फिर थोड़ा देखा कि नहीं यार अभी भी एक कमी हमारी पूरी नहीं हो रही, तो फिर फाइनली क्या बोला गया कि अब की बार हम जो मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, नहीं कि अब की बार कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए
जिस जिस पार्ट में संविधान के जिस पार्ट में कमी थी उन कमियों को दूर करने के लिए इनको लग गया कितना समय, उनको लग गया 11 माह लग गए, 11 महीने लग गए। ठीक है जी। इसलिए सबसे लंबे समय तक चलने वाली वचन सभा कौन सी थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, दूसरी वचन सभा थी। ठीक है जी। और इसी में दूसरी बार संविधान को पढ़ करके सुनाया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ तक हमारा संविधान जो था, इन डेट्स में हमारा संविधान लगभग बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है। अब दूसरी वचन सभा याद रखने का बड़ा सिंपल मेथड है। देखो महीने कितने लगे, 11 महीने लगे, राइट। अगर यहाँ से मैं नवंबर से नवंबर कर दूँ, मैं यहाँ पर अगर महीना अक्टूबर के दिन कर दूँ नवंबर, तो कितने महीने जाएंगे, 12 महीने। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि दूसरी वचन सभा कितने दिन चली थी, मात्र 11 महीने चली थी। तो नवंबर से नवंबर हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 12 महीने। लेकिन नवंबर से पहला महीना कौन सा होता है आपका, अक्टूबर, राइट। तो महीना कौन सा हो गया आपका, अक्टूबर। अब दूसरी बैठक कौन सी है, दूसरी बैठक है। तो 15 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 17। तो दूसरी बैठक शुरुआत कब होती है, 15 में। 15 में अगर 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका, 17। कितने महीने चली, 11 महीने चली। तो अब कैसे पता लग जाएगा ना कि 17 जो दूसरी वचन सभा थी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली। कितने माह चली, 11 माह चली। क्यों चली? क्योंकि जी इस 11 महीने में उन्होंने संविधान के अंदर जो कमियां थी ना, उन कमियों पर काम किया था, उन कमियों को दूर किया था। ठीक है। उसके बाद फिर वो दोबारा आते हैं 14 नवंबर 1949 को, और जो वो लेकर के आते हैं उसको फिर दोबारा से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में पूरी संविधान सभा के सामने सुना जाता है और वो कहते हैं बहुत हो गया, अब जितना था ठीक है, जितना होना था वो बोलिए, अब हम इसी को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो फिर फाइनली इस दिन को, किस दिन को, 26 नवंबर 1949 को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। किस चीज़ को, कि भाई जो ये संविधान बन चुका ना, यही हमारे लिए काफ़ी है, इतना ही ठीक है, इसी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर? अब ये डेट बहुत ध्यान रखनी है। अगर आपको यहाँ से कुछ भी अगर याद नहीं रखना या मुश्किल हो रही है याद रखने में, तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी। क्या नहीं भूलनी? ये डेट, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था आपका, 26 नवंबर 1949 को। ये डेट बहुत खास है। ये डेट तीसरी वचन सभा में 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था आपका, संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान को, ये बहुत खास है भाई, ये बहुत खास डेट, इसको ध्यान रखेंगे। संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था आपका, अंगीकृत किया गया। मतलब क्या था आपका कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो चुका था पूर्ण तरीके से, जो देखते थे, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि हमारे भारतीय लोग, स्पेशल कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी 1930 से ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाती आ रही थी कि यार हम जब भी अपना गणतंत्र दिवस बनाएंगे, हम लोग 26 जनवरी को ही बनाएंगे। ठीक है। अब देखो महीना कौन चल रहा है आपको, नवंबर चल रहा है, तो कि यार हम ना 26 जनवरी को ही बनाएंगे। इसलिए उन्होंने संविधान को पूर्णतः स्वीकृत नहीं किया, केवल संविधान के कुछ अनुच्छेदों को, कुछ पार्टों को ही अपनाया था आपका। अब जब हम कुछ पार्टों को ही अपनाएं तो क्या बोलेंगे, अंगीकृत करना, मतलब थोड़ा सा छू लेना, राइट ना। जब किसी का टच हो जाता है ना, ऐसे जब टच हो जाता है तो कहते हैं जी अंगीकृत हो गया, समझ के। तो वही है बस, यानी कि इस दिन संविधान के कुछ अनुच्छेदों को, यानी कि कुछ पार्ट को ही लागू किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है एग्जाम में कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था आपका, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसीलिए इस 26 नवंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। दूसरी बात, हमेशा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर छोटे और बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई नेक्स्ट आपके यहाँ पे पॉइंट रहेगा आपका कि संविधान दिवस हो गया आपका 26 नवंबर को। इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए, तो इस दिन आपके 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। अब 15 अनुच्छेद जो लागू हुए थे वो किस किस फील्ड से संबंधित थे, तो वो थे आपके भाई चुनाव संबंधित, सुरक्षा संबंधित, आपातकाल संबंधित, और उसके बाद चुनाव, सुरक्षा, आपातकाल, और उसके बाद वही आपका
और मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसमें। तो ये 15 अनुच्छेद आपके यहाँ पर लागू हुए थे। ठीक है जी, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया उस समय कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया आपका, तो 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। क्लियर इसमें इतना। और इसमें एक और भी था आपका संसद जी, ये इनके बारे में डिटेल बाद में बात करेंगे कि चुनाव का वर्णन कौन से अनुच्छेद में रहेगा कौन से में नहीं रहेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो इस दिन हमारे संविधान को स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस या विजय दिवस के रूप में बनाते हैं। इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 15 अनुच्छेद। सारे अनुच्छेद लागू नहीं हुए थे, कितने हुए थे? केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। अगर 15 अनुच्छेद थे तो फिर टोटल अनुच्छेद कितने थे? ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि टोटल अनुच्छेद कितने बने थे, यानी कि इस दिन हमारे संविधान के कुल कितने अनुच्छेद बन करके तैयार हुए थे। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं मौलिक संविधान, मौलिक संविधान। ठीक है जी, तो इस दिन हमारे जो अनुच्छेद लागू हुए थे, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद बन के तैयार हुए थे, ये थे आपके 395 अनुच्छेद। उसके बाद 8 अनुसूची और उसके बाद 22 भाग। ये था हमारा पूरा मौलिक संविधान। यानी मौलिक का मतलब जो मूल संविधान था हमारा क्या था, उस समय 395 अनुच्छेद लिखे गए थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। ये अनुच्छेद क्या हैं, ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये आपकी अनुसूची क्या रहेंगी, स्पेशल पार्ट्स बोलते हैं, शेड्यूल्स, वो मैं आपको बताऊंगा अलग से। और 22 भाग, इन 8 अनुसूची को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, 22 भाग को डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो जब हमारा संविधान यानी कि 26 नवंबर को, कब ये सब काम कब हो रहा है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने थे? इतने थे, अनुच्छेद इतनी थी और 22 भागों में हमारा संविधान बटा हुआ था। ठीक है जी, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, ये तो था आपका मौलिक संविधान जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, लेकिन मैं वर्तमान की बात करूँ, वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान, तो वर्तमान संविधान में जो हमारे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद वो आपके 348 से प्लस जा चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद अनुसूची ये आपकी हो चुकी हैं 12, और जो आपके भाग हैं ये हैं आपके वर्तमान में 25। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे कि मौलिक संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में पूछेगा तो आंसर देना है 12। अगर पूछेगा मौलिक संविधान तब आपको आंसर देना है जी 8 अनुसूची। ध्यान रखना पूछ क्या रहा है, क्योंकि इसमें एक शब्द जोड़ा के चलेगा वो मौलिक। तो जब भी मौलिक की बात करेगा तो आपको आंकड़े ध्यान रखना है ये, और जब भी वर्तमान की बात करेगा तो आपको आंकड़े ध्यान रखना है ये। वर्तमान में भाग कितने हैं? 25 हैं। पहले कितने थे? 22 थे। ठीक है, और इन सभी 25 भागों को, इन 12 अनुसूचियों को और 348 से प्लस जो अनुच्छेद रहेंगे आपके, 448, इन अनुच्छेदों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप तरीके से सारे को पढ़ेंगे आपका। ठीक है, तो आज की क्लास में यही भी रोक देता हूँ। आपका लगभग संविधान सभा का जो 90% पोर्शन है वो आपका खत्म हो चुका है। अब बस आपको क्या पॉइंट बचा आपका, संविधान सभा के मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसके बारे में बात बाद में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में आपका। ठीक है दोस्तों, उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।